हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज वाली क्लास में हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इससे पहले अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है डी एंड एफ ब्लॉक, है ना? तो ध्यान रखना, अब आपकी क्लासेज कंटिन्यू हुआ करेंगी अब से। और आपका बोर्ड एग्जाम भी बहुत पास में है, तो ध्यान रहे आप लोग थोड़ा उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करते रहो और चीज़ें करते रहो। डी एंड एफ ब्लॉक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करके रख लो। अगर उसमें कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो वो मैं सारी आपके ले लूंगा। वैसे ऐसे ही क्लासेज में जब क्लास खत्म होने वाली होगी या क्लास के बीच में आप लोग अपने डाउट्स निकाल के रखना, उससे रिलेटेड मैं डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से स्टार्ट करवा दूंगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप सीखते हुए चलना। वैसे ध्यान रखना, इस चैप्टर से बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर ढंग से आप करते जाओ चैप्टर्स को तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं और सही से आप तैयार कर, क्योंकि एक बार आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ आ गया और चीजें समझ आ गई तो फिर आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल लगने वाला नहीं है, और मैं बड़े ही आसान तरीके से ये चैप्टर आपको कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में तो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जैक्टली बनता कैसे है। फिर इसके कुछ बहुत बेसिक बेसिक से टर्म्स सिखाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको नोमेनक्लेचर वगैरह और बाकी चीजें आपको आसानी से समझ आए। चलो ध्यान देना। और जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक उनको थोड़ा बोल भी दो, वो ज्वाइन भी कर ले, क्योंकि बड़ा मुश्किल होगा उनको अगर बीच से ज्वाइन करेंगे। ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है तो बीच बीच में आपको बहुत परेशानियां उठानी पड़ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप बीच बीच में चीजें अच्छे से समझते चलना, जैसे ही नहीं आपको कुछ समझ आए तो आपको टोकना है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, यानी आणविक या यौगिक यौगिक की। ठीक है, तो बनता कैसे है तो पहले तो जान लेते हैं डेफिनेशन ही इसकी। कह रहा है जब दो या दो से अधिक सरल स्थिर यौगिकों के आणविक अनुपात वाले विलयनों को वाष्पित किया जाता है तो नए पदार्थों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन पदार्थों को आणविक यौगिक या यौगिक यौगिक कहा जाता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब दो अलग अलग साल्ट को, जब दो अलग अलग लवण को आप एक साथ क्या करोगे, मिक्स करोगे, और मिक्स करने के बाद इन्हें ठंडा करोगे, ठीक है, या क्रिस्टलाइज करोगे, तो इनके जब क्रिस्टल मिलेंगे आपको, इन्हीं क्रिस्टल्स को आप एडिशन कंपाउंड बोलते हो या आणविक यौगिक बोलते हो। अब ध्यान समझना, ये कौन कौन से हैं। जैसे आपका यहाँ पे KCl हो गया और मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। अगर इनका आप क्या करो, विलयन बनाओ और विलयन बन के क्रिस्टलाइज करो, तो इसमें दोनों साल्ट होते हैं, KCl भी होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है और पानी भी होता है इसके क्रिस्टल में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्नलाइड बोलते हैं। ये बहुत ही मतलब पॉपुलर आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। K2SO4 Al2SO4 फिटकरी का नाम सुना है आप लोगों के, मतलब रोज वाली जिंदगी में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका पदार्थ है वो आप जानते हो, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24 H2O है। ये क्या है, फिटकरी है। और ये बनता कैसे है, तो ये जब हम पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का विलयन एक दूसरे में मिक्स करके क्रिस्टलाइज करते हैं तो ये फिटकरी बन जाता है। ठीक है, ये भी एक एडिशन कंपाउंड है। फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट इंटू 6H2O यानी मोर लवण बोलते हैं। ये टाइट्रेशन में काम आता है, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। बच्चों ये आप लोग आपके मतलब प्रैक्टिकल का हिस्सा भी है। वैसे आप लोगों ने ये किया भी होगा, अपने फाइल वगैरह में इसके बारे में लिखा भी होगा। ठीक है, लैबोरेटरी में आपको ये परफॉर्म भी करना होता है। इवन हो सकता है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम आए उसमें मोर साल्ट का टाइट्रेशन भी पूछा जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से FeCN2 है या 4KCN है। ठीक है, तो ये आपके कैसे यौगिक हैं बच्चों, ये आपके मतलब आणविक यौगिक कह सकते हो या यौगिक यौगिक कह सकते हो या मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स कह सकते हो। जैसा कि मैंने बताया ये बनता कैसे है, आपको बात समझ आई हो। अब ये एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं। ये एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, यानी द्विक लवण यानी डबल साल्ट, या जालक यौगिक यानी लैटिस कंपाउंड बोल सकते हो।
ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये केवल ठोस अवस्था में स्थिर रहते हैं। जल में व्यवहार कैसा है? जल में घोलने पर अपने अलग अलग अवयवी आयनों में टूट जाते हैं। विलयन के गुण कैसे होते हैं इनके? विलयन के गुण अलग अलग यौगिकों के मिश्रण के समान ही होते हैं। आयनिक पहचान क्या है? दृक लवण में प्रत्येक आयन की अपनी पहचान बनी रहती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब दो लवण को आप मिक्स करो और मिक्स करने के बाद दोबारा इनके क्रिस्टल को जब आप पानी में डालोगे, तो पानी में डालने के बाद होता क्या है कि ये पूरी तरह से आयन में फिर से टूट जाते हैं। यानी जो जो आपने मिलाया था वो सब आपको पानी में अलग अलग मिलेगा। जैसे फेरस सल्फेट डाला था तो इसमें आयरन भी होगा, सल्फेट भी होगा। अमोनियम सल्फेट डाला तो अमोनियम आयन भी होगा और सल्फेट आयन भी होगा और पानी भी होगा। यानी कहने का मतलब है अगर इन सारे आयनों की प्रेजेंस चेक की जाए तो ये सारे आयन्स आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। हर एक आयन अपनी प्रेजेंस दिखाएगा। ठीक है, यानी जल में टूट जाएगा पूरी तरह से। ऐसे आप यौगिक यौगिक कंपाउंड को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को या आप मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को क्या बोलते हो? आप द्रिक साल्ट बोलते हो, यानी डबल साल्ट बोल सकते। बात समझ आई? डबल साल्ट आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो कि जल में घोलते ही अगर ये पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है तो ये आपका क्या होगा? डबल साल्ट होगा। यही पहचान। क्लियर है ना सबको? अब अगर दूसरी बात करें यहाँ पे उप सहसंयोजन या संकुल यौगिक की, यानी कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें, ये कौन सा? ये दूसरा टाइप है। आपको इसका क्या व्यवहार है? ये कुछ अवयवी आयनों या अणुओं की अपनी पहचान समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब आप इसे मिक्स करते हो तो जो आपके क्या थे, साल्ट थे, उनकी अपनी पहचान खत्म हो गई। यहाँ पे अब ये मिश्रण नहीं रहा, एक कंपाउंड बन गया। जल में व्यवहार कैसा होता है? जल में घोलने पर पूरी तरह से अलग अलग आयनों में नहीं टूटता है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, कॉपर सल्फेट और अमोनिया है। जब जल में घोलोगे तो जल में घोलने पे ये केवल दो तरह के आयन देता है। यानी क्या आयन देता है? एक ये कॉम्प्लेक्स आयन देता है और एक सल्फेट आयन देता है। यानी जल में जो इसकी पहचान होगी, जल में आपको ना तो कॉपर आयन की पहचान आपको मिलेगी, ना ही अमोनियम आयन की पहचान मिलेगी। आपको दो अलग से आयन मिलेंगे, वो सल्फेट आयन और एक ये आयन मिलेगा आपको जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कॉपर ने और अमोनिया ने अपनी पहचान खो दी। अब ये मिक्स होके एक अलग पहचान बना रहे हैं, यानी पूरी तरह से ना आयनाइज होके ये केवल दो आयनों में टूटता है। ठीक है, तो संकुल आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन नया बनता है जिससे अणु धातु से सीधे जुड़ जाते हैं। इनके विलयन के गुण इनके अवयव गुणों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या अंतर है। इतनी बात क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जैसे यहाँ पे FeCN2 है, 4KCN है, अगर इसे आप मिक्स करोगे तो ये आपका बनाता है क्या? 4K और FeCN6 का ऊपर 4 नेगेटिव, यानी ये दो तरह की। अब यहाँ पे आयरन और साइनाइड आयनों की पहचान खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि डबल साल्ट वो है जो घोलने पे दोबारा अपने आयनों में टूट जाता है, और जो आपका उप संयोजन या संकुल यौगिक है, अगर हम पानी में डिजॉल्व करें तो ये पूरी तरह से आयनों में नहीं टूट। ये पहचान इसकी जो होती है वो इनके लवड़ों की नहीं होती है, ये अलग से नई पहचान बना लेता है। ठीक है, संकुल यौगिक बना लेता है। तो इस तरह के मतलब लाइक आप एडिशन कंपाउंड को उप संयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल सकते हैं। ये बात क्लियर है? आगे चलें। उप संयोजन यौगिक की परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। अब एक आणविक यौगिक जो दो या दो से अधिक सरल स्थिर आणविक यौगिकों के संयोजन से बनता है। ठोस तथा घुलित अवस्था दोनों में अपनी पहचान बनाए रखता है। इसके गुण अलग अलग अवयवों में पूरी तरह से भिन्न होते हैं। यही कहने का मतलब भाई ठोस अवस्था में ही एक साथ नहीं रहता है, ये जलीय अवस्था में भी अलग नहीं, अपनी पहचान नहीं खोता। यही आपका उप
संकुल आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? तो एक विद्युत आवेशित चीज जिसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है जो आयनों या उदासीन अणुओं के समूह से घिरा होता है। जैसे कि आप ऐसे कह सकते हो कि FeCN का होल 6 और इसके ऊपर जैसे है आपका 4। यह एक संकुल आयन है और इसका एग्जैक्ट कहने का मतलब ये है बच्चों यहाँ पे कि आयरन जो है वो ऐसे ही आपके कितने है आपके आयन से घिरा हुआ होता है। कितने से बच्चों? 6 आयन से घिरा होता है। वो 6 आयन कौन से होते हैं? CN होते हैं। वो 6 साइनाइड आयनों से क्या होता है? घिरा होता है इसका केंद्रीय परमाणु यानी आयरन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? संकुल आयन बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना। सहसंयोजन यौगिकों की जो शब्दावली है यानी कहने का मतलब इसके बहुत सारे बेसिक बेसिक से टर्म्स हैं जिनमें कभी कभी आपसे 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये बातें ध्यान रखनी है, साथ में ये पूरा चैप्टर समझने के लिए आपको इन टर्म्स को बहुत अच्छे से क्लियर रखना होगा। तो अगर इन बातों पे हम आए तो सबसे पहले ध्यान देना, लिगेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, लिगेंड्स क्या होते हैं? तो कहते हैं वो उदासीन अणु, ऋणायन या धनायन जो एक संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु या आयनिक से सीधे जुड़े होते हैं, लिगैंड कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है बच्चों, लिगैंड होने की एक ही कंडीशन है कि उनके पास क्या होना चाहिए बच्चों? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब चाहे वो इनके ऊपर ऋणात्मक हो, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो उदासीन हो यानी न्यूट्रल हो, उनके ऊपर कोई चार्ज ना हो, लेकिन कंडीशन ये है कि कम से कम उनके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? फ्री रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। क्या करने के लिए? डोनेट करने। ये बात समझ आ रही हो? एक कोई भी आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी एनायन या रेटायन हो सकता है यानी ऋणायन या धनायन हो सकता है, जो मेटल को यानी आपके धातु को क्या करे? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं यानी आंशिक भरे डी ऑर्बिटल होते हैं। और उन्हीं आंशिक भरे डी ऑर्बिटल के साथ ये लिगैंड क्या करते हैं? के उप सहसंयोजन क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके खाली यानी आंशिक भरे या पूरी तरह से खाली डी ऑर्बिटल पेयर करके ये क्या करते हैं? उप सहसंयोजन बंध बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लिगैंड बोलते हैं। ध्यान रहे, लिगैंड केंद्रीय धातु यानी आयन परमाणु से सहसंयोजन बंध यानी डेटिव बंध कह सकते हो द्वारा जुड़े होते हैं। डेटिव बंध बोलते हैं बच्चों इसको। ठीक है, डेटिव बंध एक्चुअली क्या होती है बात? डेटिव बंध की बात ये होती है कि एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। आपको पता है ना कि जब दो परमाणु के बीच में बंधन बनता है तो दोनों परमाणुओं को बराबर का इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए, एक बंध बनाने के लिए जब एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है यानी दूसरा वाला नहीं करता, केवल एक ही को दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ता है, तो ऐसे बंध को हम डेटिव बंध बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, ये हमेशा एरो से दिखाया जाता है। एरो का हेड हमेशा उसकी तरफ दिखाते हैं जिसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है, और जो शेयर करता है उसकी तरफ टेल रखते हैं यानी एस। ठीक है, और जैसे सपोज करो ए अगर अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी के साथ शेयर कर रहा है तो ए आपका डोनर है यानी दाता है, देने वाला, और बी आपका ग्रहण करने वाला यानी एक्सेप्टर है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अधिकांश मुक्त लिगेंड्स में दान के लिए कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन यानी युगल यानी लोन पेयर उपलब्ध होता है। एक लिगेंड एक दाता यानी लुईस क्षार के रूप में काम करता है। केंद्रीय धातु आयन परमाणु एक ग्राही एक्सेप्टर यानी लुईस अम्ल के रूप में कार्य करता है। अगर लुईस की क्या एसिड बेस कंसेप्ट की बात करूं यानी क्षार और अम्ल के अवधारणा की बात करूं बच्चों, तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में या आयनिक साम्यावस्था। क्या पढ़ा होगा आपने यहाँ पे आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा लुईस की क्षार और अम्ल अवधारणा। क्या थी बच्चों?
इसमें ये था कि अगर कोई भी परमाणु या स्पेसीज जो क्या कर सकता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दे सकता है, दाता का काम कर सकता है, वो लुईस छार होता है। ठीक है, यानी लुईस पेस। और अगर कोई भी ऐसा मतलब लाइक आपका चार्ज स्पेसीज हो चाहे न्यूट्रल हो, अगर वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो वो क्या होगा बच्चों, लुईस अम्ल होगा, यानी लुईस एसिड होगा। तो सारी कहानी थी कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वो बेस है, और जो ले सकता है वो क्या है, एसिड। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, वही बात यहाँ पे कही जा रही। अब इस वाले में मैंने आपको समझाया कि लिगैंड के पास हमेशा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये लुईस बेस है, यानी लुईस क्षार। और जो आपकी धातु है यानी केंद्रीय परमाणु जो हमेशा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी लिगैंड आपको उसी के साथ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके आंशिक भरे या पूरी तरह से खाली डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है, बंध बनाता है, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं तो लुईस एसिड। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु आपका लुईस एसिड और लिगैंड आपका हमेशा लुईस बेस रहे। क्लियर है सबको? आई थिंक कोई परेशानी तो यहाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना? मैसेज करते रहना तुम लोग, चुप चुप रहते हो ना लाइक हो। ठीक है, अब ध्यान देना, संकुल आयन बनने की शर्तें क्या क्या है, यानी कब कब संकुल आयन बनता है। लिगैंड के पास दान करने के लिए एक या अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल होना चाहिए, यानी कहने का मतलब तो यही है कि यहाँ पे आपके पास कम से कम उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। केंद्रीय धातु परमाणु के पास लगभग समान ऊर्जा वाली रिक्त कक्षाएं होनी चाहिए, ताकि लिगैंड्स द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सके। यह शर्त संक्रमण धातुओं द्वारा आसानी से हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो आपका केंद्रीय परमाणु यानी धातु परमाणु है उसके पास कम से कम ऐसी समान ऊर्जा वाली एक दो आपके क्या होने चाहिए, ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया जाए, ग्रहण किया जा सके, एक्सेप्ट किया जा सके। ठीक है, और ये बात बहुत अच्छे से लागू होती है किस पे, संक्रमणता, क्योंकि इनके पास बहुत सारे खाली आपके क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये आसानी से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके एस ब्लॉक के तत्व ऐसा नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन वो बहुत कम करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा कर पाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके पास बैक्टीरियल होते हैं, और ऐसा होने की वजह से वो आराम से एक बना सकते। ठीक है, और लिगैंड के पास तो भाई एक एकाकी इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अब ध्यान दें, जलीय विलयनों में उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे जल में धातु आयन प्रायः संकुल आयनों के रूप में विद्यमान। उदाहरण के लिए जैसे कोबाल्ट 2+ आपका कोबाल्ट को जैसे ही पानी में डालोगे वो कोबाल्ट H2O का होल 6 ऊपर पावर 2+ निकिल पानी के साथ कंबाइन होकर इस तरह का संकुल बनाता है। निकिल के विलयन में अमोनिया मिलाया जाता है तो यह जल के अणुओं को स्थापित कर देता है। अगर जैसे ही निकिल का जलीय विलयन में अगर आप क्या करोगे, अमोनिया डालोगे, तुरंत अमोनिया क्या करता है, जल को विस्थापित कर देता है और ये यौगिक बना लेता है। यानी विलयन का रंग हरे से नीला हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये आपके पास एक एग्जाम्पल था इसका कि संकुल यौगिक कैसे बनता है और पता कैसे। ठीक है, अब ध्यान दें, विषय आपका अगला है लिगैंड्स के प्रकार। लिगैंड्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी उनकी बात करनी है बेसिकली हमें कि भाई ये जो लिगैंड्स की हम बात कर रहे हैं ये आपके धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक और न्यूट्रल। बात करते हैं एक दंतुक या यूनिडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगैंड की। एक दंतुक का मतलब बच्चों ऐसे लिगैंड्स की बात हो रही है जो केवल एक ही आपका क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, एक ही डेटिव बॉन्ड बनेगा, या जो केवल एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, तो
इनमें से एक दाता परमाणु यानी डोनर एटम होता है। केंद्रीय धातु परमाणु आयन को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म की आपूर्ति करता है। एक ही परमाणु होता है जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, आपके धातु परमाणु, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक दंतुक या यूनिडेंटेट लिगैंड बोलते हैं। यूनिडेंटेट लिगैंड्स की अगर बात करें तो कुछ आपके यूनिडेंटेट लिगैंड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये आपको सबसे जरूरी काम है याद कर। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो लिगैंड्स का आपका नाम ही पता होना चाहिए, नहीं तो कॉमन नेम। कभी कभी एमसी लिगैंड्स का नाम देके इनमें से आपसे पूछा जाता है कि ये किस तरह का लिगैंड है, न्यूट्रल है, ऋणायन है या धनात्मक है, इसमें कौन सा आपका दाता परमाणु है, मतलब इस लिगैंड में कौन है एटम जो आपका दाता परमाणु का काम करता है यानी डोनर एटम। तो यहाँ पे अमोनिया है बच्चों, अमोनिया में नाइट्रोजन दाता परमाणु का काम करता है। पानी में आपका यानी H2O में ऑक्सीजन करता है। फास्फीन में यानी पीएच3 में फास्फोरस करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बोनिल में आपका कार्बन करता है। NH2 पे माइनस है बच्चों, माइनस है तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन काम करता है। NH2 माइनस है बच्चों, नाइट्रोजन करता है। सल्फर 2 माइनस में यहाँ पे क्या करता है आपका सल्फाइट है बच्चों। यहाँ पे डोनर एटम का काम आपका क्या करता है, सल्फर। यहाँ पे नाइट्रोसिलम है बच्चों, यहाँ पे NO प्लस है तो ये नाइट्रोजन करता है। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन करता है। यहाँ पे पिरिडीन है बच्चों, C6 अरे C5H5N है, नाइट्रोजन करता है। ट्राइफिनाइल फॉस्फिल फास्फोरस करता है। ऐसे ही भी आपके और भी लिगेंड्स हैं। हैलाइड आयन है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड यहाँ हो गए। हाइड्रोक्साइड आयन OH में करता है। साइनाइड आयन CN नेगेटिव है, N या C दोनों कर सकते हैं। ऑक्साइड आयन में O2 नेगेटिव है बच्चों, O करता है। पेरोक्साइड में O2 2 माइनस है बच्चों। कार्बोनेट आयन में CO3 2 माइनस ऑक्सीजन करता है। नाइट्रो आयन में NO2 माइनस है, नाइट्रोजन करता है। नाइट्राइट आयन में बच्चों ONO नेगेटिव होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन करता है। थायोसाइनेट आयन है बच्चों, SCN नेगेटिव है, यहाँ पे सल्फर या नाइट्रोजन करता है। एसीटेट आयन है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन करता है। एजाइड आयन है बच्चों, N3 माइनस यहाँ। तो ये कुछ एक दंतुक लिगैंड थे आपके, यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, ये सिंबल और इनके चार्जेज। अब द्विदंतुक लिगैंड क्या है बच्चों, यानी बाइडेंटेट लिगैंड। ध्यान देना, इनमें दो दाता परमाणु यानी डोनर एटम होते हैं। केंद्रीय धातु आयन से दो स्थानों पर जुड़ने का रखते हैं। कहने का मतलब कि ये इनके मॉलिक्यूल में दो डोनर एटम होता है, यानी एक साथ दो बॉन्ड बनाते हैं। द्विदंतुक लिगैंड के प्रकार हो सकते हैं, दो प्रकार हैं, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। अगर मैं यहाँ उदाहरण के तौर पे लूँ बच्चों, तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक है आपका एथिलीन डाई एमीन, यानी एथाइलिन डाई एमीन की बात करूं, या फिर यानी इथेन 1,2 डाई एमीन की बात कर सकते। तो होता क्या है एथिलीन डाई एमीन, तो ये होता है बच्चों एक्चुअली एथिलीन डाई एमीन CH और क्या होता है साथ में NH2, क्या होता है NH2 होता है, दो बार होता है NH ऐसे। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिस भी केंद्रीय धातु के साथ ये जाता है, ये इसके दो परमाणु होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, द्विदंतुक बोलते हैं। ठीक है, ऑक्जेलेट आयन भी ऐसा ही होता है बच्चों। ऑक्जेलेट आयन में क्या होता है, COO नेगेटिव होता है और C दो होते हैं बच्चों, दोनों क्या कर सकते हैं, केंद्रीय परमाणु के साथ बंध बना सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, द्विदंतुक होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, तो सिमेट्रिकल होते हैं, ये सममित होते हैं। असममित असिमेट्रिकल है बच्चों, ग्लाइसिनेट है। अब ग्लाइसिनेट की अगर बात करें बच्चों यहाँ पे, तो ये होता है CH और एक होता है आपका C माइनस और एक होता है आपका क्या NH। तो यहाँ पे असममित होता है क्योंकि आपके क्या होते हैं, दो अलग अलग डोनर एटम होते हैं।
दोनों डोनर एटम अलग अलग होने की वजह से इसे हम असिमेट्रिकल बोलते हैं, यानी द्विदंतुक तो है ये, कैसा है, असममित, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, लेकिन डोनर एटम दो हैं। ध्यान रहे ये आपके क्या हो गए, टाइप्स हो गए किसके, द्विदंतुक लिगैंड। रखना, ये जो आपका ग्लाइस ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट को केवल OX एब्रिविएशन यूज किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है आपके क्वेश्चन में, समझ जाना, ऑक्जेलेट का मतलब ये है। और एथाइलिन डाइएमीन को लिखा जाता है बच्चों क्या, EN लिखा जाता है केवल शॉर्ट फॉर्म, ग्लाइसिनेट को GLY लिखा जाता है केवल, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। किलेटिंग यानी किलेटिंग लिगेंड्स की अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे किलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, ये एक दंतुक या बहुदंतुक लिगेंड्स हो वन पर एक बंद या चक्रीय रिंग का निर्माण करता है। किलेटिंग लिगेंड का प्रकार बने संकुलों को किलेट्स बोलते हैं, और किलेट शब्द ग्रीक के चेले यानी से लिया गया है, जिसका अर्थ है पत्ता, यानी कॉपर आयन के साथ एथिल डाइएमीन निर्मित संकुल CuEn का होल ट्वाइस 2+। अच्छा, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे बच्चों कॉपर है, कॉपर के साथ 2 EN लगा है, इसका मतलब है कि CH2 CH2, यहाँ पे आपको पता है क्या आएगा, NH2 आएगा, तो आएगा ना, ये कितने बॉन्ड बनाएगा बच्चों, 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन मैंने बनाया कितना, एक ही CH एथाइलिन डाइएमीन बनाया है। एथिलीन डाइएमीन अगर एक ही बनाया है तो आपको पता है कि यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे भी आपका क्या है, NH2 है, और यहाँ पे आपका CH2, या आपका CH और देश, एक ये हो जाएगा आपका, ये वाला तो मैंने, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, अब ये देखो एक बॉन्ड बना लेगा, एक बॉन्ड, अब देखो क्या हुआ, दो आपके क्या हुए, जो द्विदंतुक लिगेंड थे उन्होंने कॉपर के साथ क्या किया, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया, तो देख रहे हो ये कैसा, मतलब मॉलिक्यूल बन रहा है साइड से, कॉपर के साथ जैसे ही इन दोनों एटम्स ने बंध बनाया, बॉन्ड बनाया, वैसे ही एक क्लोज्ड सर्कल बन गया, एक बंद आकृति बन गई, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, किलेट्स, संकुल को, इस संकुल को हम क्या बोलते हैं, किलेट्स बोलते हैं, क्योंकि ये जब बंध बनाता है आपके केंद्रीय परमाणु से, तो ये क्या करता है, साइकिल बना लेता है, एक रिंग बना लेता है, इसके रिंग बनाने को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, चिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहेगा कि ये आपके क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। कौन चिलेटिंग लिगेंड होता है, जो एक से ज्यादा डोनर एटम रखता है, जो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मतलब कि वो मोनोडेंटेट को छोड़ के अगर कोई भी आपका द्विदंतुक, त्रिदंतुक, या इसके अलावा आपका पॉलीडेंटेट है, ठीक है, तो यानी बहुदंतुक है, तो वो सब क्या होंगे, आपके चिलेटिंग लिगेंड्स होंगे, जो क्या बनाएंगे, चक्रीय वलय बनाएंगे या रिंग बनाएंगे। क्लियर है बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे, तो समझ नहीं आया किलेटिंग आपको, ठीक है। ध्यान देना, मैं फिर से समझाता हूं आपको, किलेटिंग का मतलब होता है बच्चों रिंग बनाना। जैसे अब यहाँ पे एथाइलिन डाइएमीन है, एथाइलिन डाइएमीन आपका पूरा ये होता है, ये पूरा मॉलिक्यूल NH2, ठीक है। अब जब भी ये केंद्रीय परमाणु के साथ क्या जाएगा, बंध बनाने जाएगा, तो आप देख रहे हो कि ये NH2 आपका इसके साथ एक बंध बना लिया, ये भी इसके साथ क्या कर लिया, एक बंध बना लिया। बंध बनाते ही ये कैसी हो गई, एक रिंग बन गया, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन गई ना। तो जब ये क्लोज स्ट्रक्चर जो बनी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, किलेशन बोलते हैं, या चिलेशन बोलते हैं, या फिर किलेटिंग लिगैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन कर सकता है, केवल ऐसा आपका एक दंतुक नहीं कर सकता, ये इसका केवल क्या कर सकता है, द्विदंतुक, त्रिदंतुक या बहुदंतुक कर सकते हैं, मतलब जिनके पास एक से ज्यादा आपके क्या होते हैं, डोनर एटम्स होते हैं, दाता परमाणु जिनके पास एक से ज्यादा होंगे, जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, केवल वही आपका क्या कर सकते हैं, चक्रीय है, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं, केवल एक होगा तो वो चिलेटिंग नहीं, केवल एक बंद का बस, वो ऐसे आपका बिखरा रहेगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे CN बनाता, जैसे
आपका Cu है, अगर इसे Cn बनाता तो Cn आपका ऐसे होता, ये रिंग नहीं बनाता, तो ऐसे फैला होता हर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बंद आकृति तो बिल्कुल नहीं बना रहा है, चक्रीय वलय तो बिल्कुल नहीं बना रहा है, तो ये चिलेशन नहीं। ठीक है, चिलेशन केवल वही बनाएगा, बंद आकृति को बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब ध्यान देना, किलेट्स की विशेषताएं क्या है, किलेट के क्या प्रभाव होते हैं। यानी मोनोडेंटेट तो आपने देखा तो उससे ऐसे बनते हैं, लेकिन किलेट्स अगर कोई बनाएगा तो इससे आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा या संकुल आयन बनेगा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनेगा, वो किस तरह से भिन्न होगा, किस तरह से अलग होगा, या बेसिकली क्या अंतर होगा आपके मोनोडेंटेट वाले कॉम्प्लेक्स आयन और आपके द्विदंतुक या त्रिदंतुक। ठीक है, किस तरह से अलग होगा, ध्यान रखना। किलेटिंग लिगैंड एक दंतुक लिगैंड की तुलना में अधिक अस्थायी संकुल बनाते हैं, किलेटिंग प्रभाव कहा जाता है। सभी प्रकार के बहुदंतुक किलेटिंग हम करते हैं। यानी सबसे जरूरी बात यहाँ पे कि जितने भी आपके एक दंतुक वाले आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसंयोजन यौगिक बनते हैं, वो कम अस्थायी, किसके तुलना में बच्चों, किलेटिंग लिगैंड की तुलना में। जिनके पास द्विदंत या त्रिदंतुक या बहुदंतुक लिगैंड्स जो आपके क्या करते हैं, उपसंयोजन यौगिक बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा अस्थायी होते हैं की तुलना में एक लिगैंड, एक दंतुक लिगैंड वाले उपसंयोजन यौगिक की तुलना में। इसी को किलेटिंग प्रभाव बोलते हैं। ध्यान रहे प्रभाव क्या हो, तुरंत समझाओगे होगे कि एक दंतुक वाला जो आपका उपसंयोजन और जबकि लिगैंड से बना उपसंयोजन ज्यादा, इस प्रभाव को किलेटिंग प्रभाव। क्लियर है सबको? ठीक है, अब यहाँ पे वलय का आकार और अस्थायित्व, यानी 5 या 6 सदस्यीय वलय धातु परमाणु वाले किलेट अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ बच्चों कि जितने ज्यादा आपके बहुत जितने ज्यादा डाटा परमाणु होंगे, उतना ज्यादा अस्थायी आपका क्या होगा, उपसंयोजन यौगिक हो। जैसे मैंने अभी आपको जो बताया वो 2 दाता परमाणुओं वाला, अगर 2 और 3 वाले में कंपेयर करना हुआ तो 3 ज्यादा, 4 वाला कंपेयर करना पड़ा। जैसे जैसे दाता परमाणु बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होता जाएगा, आपका किलेटिंग प्रभाव बढ़ता जाएगा और आपका जो यौगिक बनेगा वो उसका स्थायित्व बढ़ता जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूं तो कह रहा है यहाँ पे क्या, वलय का आकार अस्थायित्व तो समझ आया। बिना असंतृप्त समूह यानी द्विबंध वाले लिगैंड सामान्यतः अस्थायी 5 सदस्यीय वलय बनाते हैं। असंतृप्त समूह यानी द्विबंध वाले लिगैंड अस्थायी 6 सदस्यीय वलय बनाते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस की बात आ रही है, यानी बाधा की बात आ रही है। बड़े समूहों वाले लिगैंड स्टेरिक बाधा के कारण अस्थायी वलय बनाते हैं। का क्या मतलब, आप समाज थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, स्टेरिक बाधा क्या होती है। अच्छा, जब क्या होता है कोई भी परमाणु, जब जैसे सपोज करो कॉपर है, जब कोई भी परमाणु किसी के साथ बंध बनाता है तो ये जो बंध बनता है हमेशा ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके बीच में क्या होके, शेयर होके, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच्चों शेयर होके बंध बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, तो प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित बोलते हैं। इसी प्रतिकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, बाधा बोलते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं या स्टेरिक बाधा बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये किस में लगता है बच्चों, ये जो परमाणु आपके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके साथ बंध बना रहे हैं, बंध बनते टाइम जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स में क्या लगता है, तो एक प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक बाधा बोलते हैं। अब ध्यान रखें, ये जो परमाणु है यानी ये जो आपका क्या हुआ, लिगैंड हुआ, इनकी साइज बच्चों जितनी बड़ी होती है, यानी जितना बड़ा होगा ये मॉलिक्यूल के केस में, उतना ज्यादा यहाँ पे आप इसकी स्टेट, बात क्लियर हो गई होगी। अब वही बात ये यहाँ पे आपको समझा कर रहा है कि बड़े समूह वाले जो लिगैंड होते हैं बच्चों, वो अस्थायी वलय बनाते हैं।
की वजह से स्टीयरिक बाधा की। क्लियर है इतनी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? समझ आ रहा है ना सब कुछ? ठीक है। किलेट्स का महत्व क्या है बच्चों? किलेट्स की प्रयोगशाला और उद्योग में व्यापक एप्लीकेशन और मात्रा निर्धारण, जैसे कॉपर 2+, निकल 2+, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 2+ जैसे आदि आयनों की अस्थाई रंगीन किलेट बनाकर पहचान करना और मात्रा निर्धारण के लिए उपयोग। यानी भाई ये जो किलेट्स हैं ये अलग अलग कलर शो करते हैं, तो जब इनके साथ हम इनको मिक्स करके रिएक्शन कराते हैं तो सब अलग अलग से हमको आइडेंटिफाई कर ले है और कितना अमाउंट। जल का मृदुकरण किया जाता है, यानी वाटर सॉफ्ट ट्रेनिंग की जाती है। को पता है हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर में मैंगनीज क्या होती है, इम्प्योरिटीज। इन इम्प्योरिटीज को अगर हमें क्या करना हो, वहाँ हटाना हो, तो क्या करते हैं, किलेटिंग प्रभाव यूज करते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो क्रिस्टल बन जाता है, जो कि सेटल डाउन हो जाता है, पानी आपका प्योर हो जाता है। पृथक्करण, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के पृथक्करण में भी यूज किया जाता है। आपको पता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो इनको यानी चिलेटिंग लिगेंड्स को डाल के उनके साथ क्या किया जाता है भाई, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के क्रिस्टल बना लेता है। इस तरह से वो बाकी मिश्रण से आपके अलग हो जाता है। चिकित्सा में शरीर से हानिकारक रेडियोधर्मी धातुओं को हटाने के लिए, उदाहरण के लिए ईडीटी का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। ईडीटी है बच्चों एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, का नाम क्या है, एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ईडीटी है। ये चिकित्सा में उपयोग किया जाता है बच्चों, चिकित्सा में रेडियो हटाने के लिए। तो जो होता क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात, क्या होता होगा बच्चों, ईडीटीए को जैसे ही डाला जाता होगा वो सारे रेडियोधर्मी पदार्थों के साथ क्या बनाता होगा, किलेट्स बना साथ ये क्या हो जाता है बच्चों, प्रेसिपिटेट जाता है। फिर इसे ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये है। विलायक निष्कर्षण में किया जाता है बच्चों, खाद्य परीक्षण किया जाता है। तो ये तो इसकी तो किलेट्स का। अब बच्चों यहाँ पे बात आ रही है उपसहसंयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन। क्या बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। किसी को अगर देर वगैरह हो रही हो, ठीक है, तो मुझे बता देगा, क्लास में खत्म कर लूंगा, बाकी कल क्लास आपकी टाइम पे हुआ करेगी, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था। एक बात मैं आज समझाता हूँ, इसके साथ साथ क्लास खत्म। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों, सीएन। सीएन की बात करें तो लिगेंड्स की वो परमाणु, यानी जो सीधे केंद्रीय धातु परमाणु आयन से सहसंयोजक बंधों जुड़े होते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है बच्चों कि ये जो आपकी सहसंयोजन संख्या है, यानी ये इस बात का प्रमाण है कि आपके केंद्रीय परमाणु से कितने कितने आपके क्या हैं, डोनर एटम यानी दाता परमाणु जुड़ रहे हैं। इस संख्या को हम क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजकता बोलते हैं। निकालते कैसे हैं, चलो। विशेष ऑक्सीकरण अवस्था में एक धातु अक्सर एक ही उप सहसंयोजकता प्रदर्शित करती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बच्चों K4Fe CN का होल 6, और यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कहने का मतलब है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, क्या बच्चों, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है आपका धातु परमाणु को छोड़ के उसके अलावा जो कुछ भी बचता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम लिगैंड बोलते हैं। अब लिगैंड्स में कितने दाता परमाणु हैं उसे निकाला जाता है, इसे पता चलता है कि कितने उपसहसंयोजक यहाँ पे बनने वाले हैं बच्चों। इसलिए यहाँ पे उपसर्ग है, क्योंकि इसमें 6 डोनर एटम क्या करेंगे, धातु परमाणु यानी आयरन के साथ बंध बन। यहाँ पे Cn का ट्वाइस है बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे केवल 2 है। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई होगी आप लोगों को। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कुछ कंफ्यूजन होगी। अगर जैसे सपोज करो Fe है, यहाँ पे C2O4 होता और यहाँ पे आपका ऐसे होता, O4 होता और यहाँ पे थ्राइस हो जाता, C2O4 का थ्राइस होता। आप समझ जाओ, एक C2O4 यानी ऑक्जेलेट आयन है। क्या है बच्चों, ऑक्जेलेट आयन है। और अगर ऑक्जेलेट है तो आपको पता है यहाँ पे 2 दाता परमाणु, कितने थे बच्चों, 2 दाता परमाणु थे। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 दाता परमाणु थे तो यहाँ पे कितने हैं बच्चों,
3 है, एक में 2 दाता परमाणु तो 3 में कितने हो जाएंगे? 6 दाता परमाणु हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसंयोजन संख्या 6 हो जाएगी। रहे फिर से कि मोनोडेंटेट का तो एक ही काउंट होता है, लेकिन डाइडेंटेट का 2 काउंट होता है, ट्राई का 3 काउंट होता है। यानी डोनर परमाणु होंगे उतना ही आपका उसके साथ क्या हो जाएगा? सहसंयोजन संख्या काउंट करेंगे यानी ठीक है। उपसंयोजन संख्या आपको समझ आ गई होगी, क्लियर है ना सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे? अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन होगी साथ साथ मुझे बताते हुए चलना, ठीक है। जैसे यहाँ पे Cu है NH3 का होल 4 है। अब बताओ इसमें सहसंयोजन संख्या कितनी होगी? अमोनिया में कितने दाता परमाणु होते हैं? एक ही होता है। 4 अमोनिया है तो उप सहसंयोजन संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों? यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका कितना? 4 हो जाए। इतनी बात समझ आ रही? क्लियर है ना सबको? कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। ऐसे निकालेंगे क्या? उप सहसंयोजन तो इतनी बात अगर आप लोगों को क्लियर है तो क्लास में आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि पुराना वाला जो चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक था उसके सारे क्वेश्चंस कर डालो, उसके डाउट पूछ का डाउट्स वगैरह हो तो वो डिस्कस करता है, नहीं तो फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप लोग साथ साथ सारे चैप्टर पुराने रिवाइज करते रहो और उसके डाउट्स लेते रहो। और इस चैप्टर को अगर मैंने स्टार्ट कर दिया है तो एनसीईआरटी से इसकी रीडिंग करते रहो। और जो नोट्स आपके क्या होते हैं लिंक में मिल जाते हैं, मैं यहाँ पे मिलता हूँ, लिंक से आप लोग क्या करो, डाउनलोड कर लिया करो, फिर बना लिया करो यहाँ से भी चीज़ें। और साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह नहीं करोगे, चीज़ें नहीं करोगे, तब तक ना तो आपके पास डाउट्स होंगे पूछने के। मेरी ऑनलाइन क्लास इफेक्टिव ही होगी जब आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ो। ध्यान रखना बच्चों, आपका टारगेट केवल एक ही है, बहुत अच्छे मार्क्स ले, ठीक है। तभी जाके मेरी भी मेहनत को थोड़ा कुछ मिलेगा। ऐसा लगेगा मुझे कि मैंने अगर सुबह उठ के आप लोगों के लिए मेहनत की है तो उसका रिजल्ट मुझे भी मिलना चाहिए। और इवन उससे ज़्यादा ज़रूरत आपको और आपके माँ बाप को है, ठीक है। तो चलिए मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। और बाकी जो बच्चे आज ज्वाइन नहीं हुए थे वो थोड़ा आप बता दो कि एग्ज़ाम भाई नज़दीक है और वो अब पढ़ाई करना शुरू कर दें और चीज़ें करें और क्लास अब टाइमली ही ज्वाइन करें। और जिन लोगों ने ज्वाइन आज नहीं किया था, अगली क्लास में आने से पहले ये पूरी वीडियो आप देख के ही आना सारी चीज़ें, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।